हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे एक धातु एक अधातु के साथ जो है क्रिया करता है। कैसे एक धातु एक अधातु के साथ क्रिया करता है। तो पहले तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट, इनमें आपस में कौन कौन से ये आपस में अभिक्रिया करती हैं। पहले तो ये जान ले कौन कौन सी इसमें आपस में अभिक्रिया ये करती हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, एक जो है एक धातु एक अधातु से जब क्रिया करता है तो वह आयनिक, यौगिक बनाता है। पहला पॉइंट क्या है? जब एक धातु एक अधातु के साथ क्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है बनाता है। दूसरा पॉइंट, जब एक अधातु एक दूसरे अधातु से क्रिया करता है तो वह सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ठीक, बनाता है। जब एक आधातु एक दूसरे आधातु से क्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो अधातु आपस में सेम भी हो सकते हैं, अथवा एक अधातु दूसरे आधातु से डिफरेंट भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, एक धातु दूसरे धातु से क्रिया नहीं करता है। बस ये आपको याद रहे, मतलब एक धातु से जो है कभी भी क्रिया नहीं करता, चाहे वो स्वयं का धातु हो या फिर जो है कोई दूसरा धातु है, उससे कोई क्रिया ये नहीं करता है। कौन करता है? एक धातु एक अधातु से क्रिया करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, और जब एक जो है अधातु दूसरे अधातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब एक धातु एक अधातु के साथ क्या होता है? कॉम्बिनेशन करता है, तब जाके वो बनाता है आयनिक कंपाउंड। और जब एक अधातु एक दूसरे अधातु के साथ, चाहे वो समान का अधातु हो चाहे वो भिन्न का जो है अधातु हो, उससे क्रिया करता है, तब वो क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक जो है बनाता है। और एक धातु दूसरे धातु से क्रिया ये जो है नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि केवल धातुएं जो होती हैं केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? त्याग करती हैं अधातुएं। और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? गेन भी करती हैं और वो साझेदारी भी करती हैं। लेकिन ये धातुएं जो होती हैं केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, ये साझेदारी कभी भी नहीं करती हैं, याद है।
धातु कभी भी ये शेयरिंग नहीं करता है, ये बराबर की साझेदारी कभी भी धातु नहीं करता है। केवल धातु क्या करता है, केवल इलेक्ट्रॉन का ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, केवल धनायन बनाता है। जबकि आपकी जो आधात्मिय हैं ये शेयर भी करती हैं, एक दूसरे के साथ बराबर की साझेदारी भी करती हैं और ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करती हैं धातुएं और ये क्या करती हैं, साझेदारी भी करती हैं, साझेदारी भी करती हैं। तो इसमें दोनों गुण होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का भी गुण होता है धातुओं में और इस साझा करने का भी गुण होता है धातुओं में। लेकिन धातुओं में क्या होता है, केवल इसमें देने का गुण होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है और ये जो है लेने का कार्य कभी भी नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो है केवल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता कभी भी नहीं है। अब यहाँ हमें पढ़ना है क्या, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, रासायनिक बंध के बारे में पढ़ना है। तो लेकिन रासायनिक बंध अब ये कह रहा है कि क्यों ये अपक्रिया करती हैं, क्या कारण है कि धातु अधातु के साथ जो है अपक्रिया करती है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले इससे पहले हम जान ले, पहले रासायनिक बंध पढ़ने से पहले तो हम ये जान ले जो आपके अक्रिय गैसें हैं, नोबेल गैसें, उसकी निष्क्रियता हम जान लेते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों की निष्क्रियता पहले हम देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों की निष्क्रियता, इनर्टनेस ऑफ नोबेल गैसेज। तो नोबेल गैसेज की निष्क्रियता, तो नोबेल जो गैसें होती हैं, नोबेल गैसें कौन होती हैं, जो आवर्त सारणी में क्या होती हैं, ये आवर्त जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों को अक्रिय गैसें या फिर उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के 18वें समूह या 18वें समूह, या इसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी हम कहते हैं। तो अक्रिय गैसें किस समूह में रखे गए हैं, जीरो ग्रुप में रखी हैं। अक्रिय गैसें किस समूह में रखे गए हैं, 18वें समूह में रखे गए, चाहे आप कहें 18वें समूह में रखी गई है या कहें आप जो है जीरो ग्रुप, एकदम जो है लेफ्ट टू राइट साइड में रखे गए, एकदम आवर्त सारणी के एकदम राइट साइड में इनको जो है रखा गया है, 18वें समूह में रखा गया है अक्रिय गैसें। अब ये अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी, तो अक्रिय गैसें ये आपकी कौन कौन सी हैं, तो अक्रिय गैसें आपकी क्या है, तो यहां से आप याद कर लेंगे अक्रिय गैसों का जो तरीका है, ही इज नियर टू करजीरन, ही इज नियर टू करजीरन। तो ही का मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, हीलियम हो गया, और इस तो यहाँ आपका एक सहायक क्रिया, इसको छोड़ दीजिए, एन ई आपका क्या हो गया यहाँ से देखिए नियान हो गया, और ए आर आपका क्या हो गया यहाँ से आर्गन हो गया, ये प्रीपोजिशन है इसको छोड़ दीजिए, ये आपका क्या है के आर आपका क्या है क्रिप्टान हो गया, ये आपका जी ई क्या हो गया जेनान हो गया, और ये आपका आर्यन क्या हो गया रेडान हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका हीलियम, तो ये आपका क्या हुआ हीलियम हुआ यहाँ पर हीलियम, ये क्या है नियान, हीलियम नियान, ये क्या है आर्गन, ये क्या है क्रेप्टॉन, और ये क्या है जेनॉन, और ये क्या है रेडान। ठीक है, ये है। अब देखिए इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं,
इनके एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसका क्या होता है? 10 होता है। और इसका क्या होता है? इसका जो है 18 और इसका 36 और इसका क्या होता है? 54 और इसका क्या होता है? 86। ये इसके क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी अक्रिय गैसें हैं। अब इनका हमें क्या समझना है? ये अक्रिय क्यों होती हैं, ये निष्क्रिय क्यों होती हैं ये गैसें, ये क्यों दूसरे के साथ जो है क्रिया क्यों नहीं करती हैं, तो ये क्या कारण है ये नहीं करती हैं, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं क्यों नहीं करती हैं। अब देखिए इनका अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इनका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इनका करें तो इसका क्या होगा? 2 है तो यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए आप बना लिए के कोस के यल यम एन ओ पी, तो यहाँ 2 है। इसके आउटर सेल में हीलियम के कितने हैं? यहाँ 2 होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ क्या होगा? 2 और क्या होगा? 8 होगा। यहाँ 18 है तो यहाँ 2 होगा, 8 होगा और यहाँ भी क्या होगा? 8 होगा। यहाँ 36 है तो यहाँ क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा और यहाँ क्या होगा? 18 होगा और यहाँ क्या होगा? आपका 8 होगा। अब यहाँ आपका ये देखिए इसका देखिए यहाँ पर, यहाँ से लीजिए, ये इसका 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 8 हो गया इस वाले सेल में। इसका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 18 होगा और यहाँ क्या होगा? आपका 8 होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या बचा? ये तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाँ 18 हो जाएगा, यहाँ आपका 32 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 हो जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक है, आपने बोरवरी का नियम 9th में पढ़ा है, तो उसके अनुसार आप बोरवरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इस तरीके से आप करते हैं। तो बोरवरी का स्कीम का यानी कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। आपने ये पढ़ा है, 2n² होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर यहाँ पर क्रमशः 1 2 3 4 5 ये नंबर रखते जाएंगे तो क्या मिलेगा? पहले में आपका 1 यहाँ रखिए तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ 2 रखिए, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 रखिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 दूना क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ रखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन को आपने पढ़ा था 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है कितने, किसी के तत्व के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपने बोरवरी के नियम के अनुसार जो है 9th में पढ़ रखा है, तो वही हम बता रहे हैं यहाँ। तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ये है। तो अक्रिय गैस देखिए किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या हो? अस्थायी व्यवस्था होती है, तो वो अस्थायी माना जाता है। तो अगर किसी के पहले सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी उसकी अस्थायी व्यवस्था होती है। तो अगर किसी के पहला ही कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या हो? अस्थायी है। तो जैसे हीलियम है यहाँ इसके है, और बाकी सब में देख रहे हैं आपके बाहरी कोष में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? इसके बाहर से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक के सभी जो है इसके कोष क्या है? पूरी तरीके से पूर्णतया भरे हुए हैं, कोई भी यहाँ खाली नहीं है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अब यही है, यहाँ सुनिए कि ये क्यों अभिक्रिया नहीं करती हैं, किसी अन्य तत्व के साथ ये क्यों रिएक्शन नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये पूर्णतया क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होता है पूर्णतया क्या होता है? अस्थाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका पूर्णतया अस्थाई होता है, इसलिए अन्य किसी तत्वों के साथ ये जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, अन्य किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इनका कोष जो है पूरा भरा होता है। इसलिए रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। इनको रासायनिक रूप से जो है निष्क्रिय माना जाता है, या ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यों निष्क्रिय हैं? अक्रिय गैसें क्यों निष्क्रिय हैं? क्योंकि इनका जो
बाहरी आउटर मोड बाहरी कोश होता है, ये पूर्णतया क्या होता है, भरा होता है और किसी अन्य तत्व के साथ ये रासायनिक रूप से और क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इनका पूर्ण कोश क्या होता है, भरा होता है और अन्य तत्वों को ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ये क्या है, निष्क्रिय है। अब यहाँ पर धातु और अधातु इनको छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसें जो होती हैं किसी के साथ अक्रिया नहीं करती है, ना तो ये खुद के साथ जो है अक्रिया करती हैं, लेकिन अक्रिय गैसों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो धातुएं अधातुएं हैं वो आपस में क्या, वो जो है एक दूसरे के साथ क्या करती हैं अथवा आपस में क्या करती हैं, ये रिएक्शन करती हैं। केवल धातुएं आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, और बाकी क्या करती हैं, रिएक्शन करती है। धातु अधातु के साथ करता है, धातु अधातु के साथ करता है, ठीक है, लेकिन धातु एक धातु के साथ नहीं करता है, यहाँ आपको जैसे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन इनका तो अस्थाई है इसलिए रिएक्शन नहीं करेंगे, बाकी इनको छोड़कर जितने भी धातु अधातु हैं वो क्या करती हैं, उनका जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल में जो है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखने को मिलेगा, उनके बाहरी कोश में आपको जो है ये इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके बाहरी कोश में कौन क्या इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकता है, उनके बाहरी कोश में 1 2, भाई हीलियम को छोड़कर बात हम करेंगे, हीलियम को छोड़कर भी किसी के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 ये 7, और अन्य तत्वों के बाहरी कोश में आपको ये इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। और जिन तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने की वजह से ये अक्रिय गैसों की भांति अस्थायी होने के लिए अपनी बाहरी कोश में ये भी 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की टेंडेंसी को, प्रवृत्ति को हम कहते हैं क्या, ऑक्टेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार अपने बाहरी कोश में यह भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरीके से करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है करेंगे, त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, या फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, ठीक है, 3 तरीके से करेंगे। तो ये अपना अष्टक अक्रिय गैसों छोड़कर बाकी तत्व क्या करेंगे, कैसे अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, अथवा 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर जो है अपने बाहरी कोश में क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और यह भी क्या हो जाते हैं, अक्रिय गैसों की भांति क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये आपस में जो है, ये तत्व आपस में, ये धातु अधातु या अधातु अधातु से क्यों एक दूसरे से ये रिएक्शन करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अपने आप को अस्थायी प्राप्त करने के लिए ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करती हैं, क्रिया करती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर करती हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करती हैं, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा जो है अपने आप को अस्थायी बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ, अब ये इसी आधार पर हम ये कैसे बनाएंगे, अब अपने आप को अस्थायी कैसे बनाएंगे, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके बनाएंगे। तो अब वही हम पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हो गया इतना, इसका आप नोट्स बना लेंगे, और जो हमने बताया है उसको आप जो है अपने तरीके से नोट्स जो है बनाएंगे और उसको लिखेंगे। तो हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक बंध या आबंध किसे कहते हैं। तो देखिए जो अणु होते हैं, अणु में क्या होते हैं, विभिन्न परमाणु होते हैं, या सेम भी एटम हो सकते हैं। तो विभिन्न परमाणु में जो आपके अणु होते हैं, अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध हम देखते हैं क्या होता है, रासायनिक बंध। रासायनिक
बंध, केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर डेफिनेशन क्या होगी, अणु में विभिन्न परमाणु या आयन हो सकते हैं, या आयन जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, रासायनिक जुड़े रहते हैं, उस बल को रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अणु में विभिन्न परमाणु या आयन जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या कसकर बंधे रहते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को रासायनिक बंध कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, द फोर्स विच लिंक्स the atom or ions in a molecule is called केमिकल बॉन्ड। ठीक है, द फोर्स बल विच जो लिंक्स द एटम और आयन, जो एटम और आयंस को क्या करता है, जोड़े रहता है, तो वह बल जो एटम और आयन को जोड़े रहता है, किसमें, इन ए मॉलिक्यूल, एक अणु में जोड़े रहता है, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो देखते हैं फिर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड जो है के प्रकार, तो केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड आपके जो है यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 प्रकार केवल पढ़ना है। कक्षा 10 में आपका केवल एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो 2 केवल इसमें है, तो लेकिन यहाँ अब हम आपको 3 बता देंगे पूरा। तो देखिए पहला आपका यहाँ क्या है, पहला आपका है यहाँ आयनिक बॉन्ड, या इसी आयनिक बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध, या फिर इसको कहते हैं ध्रुवीय बंध, या फिर इसको हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, इसको हम, तो ये इसके नाम है। दूसरा आपका क्या है यहाँ, दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं
नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं अनायनिक बंध भी, इसको हम कहते हैं। आयनिक बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनायनिक बंध भी इसको हम कहते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध इसको हम कहते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंध। और तीसरा जो आपका है उप सहसंयोजक बंध, इसको हम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, पहला हम पढ़ते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड के बारे में। पहला क्या है आपका, आयनिक बॉन्ड। पहला आयनिक बॉन्ड क्या है, देखिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं, क्या, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इसको हम द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, द केमिकल बॉन्ड formed by the chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as an ionic बॉन्ड, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, यानी कि जब केमिकल बॉन्ड का का निर्माण होता है, कैसे, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, कब, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में, कह सकते हैं, इज नोन एज, क्या होगा, एन आयनिक बॉन्ड। जब एक परमाणु, अभी बताया, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। अब देखिए, आयनिक बंध में हम एग्जांपल लेते हैं, आयनिक बंध का एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जाम और देखिए, आयनिक बंध में जो है द कंपाउंड कांटेन